नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो बिडेन की मिडिल ईस्ट पॉलिसी के बारे में। देखो, जो बिडेन की मिडिल ईस्ट की पॉलिसी के बारे में जो हमारा डिस्कशन है उसका रीज़न ये है क्योंकि जो बिडेन को उनकी मिडिल ईस्ट की पॉलिसी को लेकर के बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है और बोला जाता है कि जो बिडेन की जो मिडिल ईस्ट की पॉलिसी थी बुरी तरीके से वो फेल हो गई। जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक कोशिश करी थी कि हम नॉर्मलाइजेशन लेकर के आएंगे मिडिल ईस्ट के अंदर में, एक शांति का माहौल होगा मिडिल ईस्ट के अंदर में, उसको पूरी तरीके से जो बिडेन ने उसका रायता फैला के रख दिया पूरे मिडिल ईस्ट में। और अब पूरा मिडिल ईस्ट एक बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट के ब्रिंक पर खड़ा है। कभी भी वहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज इंगेज होकर के वॉर हो सकता है वहाँ पर, क्योंकि आपको पता है कि मिडिल ईस्ट के अंदर में इतनी सारी मिलिशियाज जो ईरान ने खड़ी कर रखी हैं उसके थ्रू वो लड़ाई लड़ रहा है। सऊदी अरेबिया को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। सऊदी अरेबिया उधर रशिया के साथ चला जा चुका है, अब उसको यूएसए पे भरोसा नहीं रह गया है। ठीक है, तो पूरे जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए वाले हाल हो गए हैं यूएसए के मिडिल ईस्ट के अंदर में। इसीलिए आज की जियोपॉलिटिकल एनालिसिस की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे जो बिडेन ने अपनी पूरी मिडिल ईस्ट की पॉलिसी को फेल कर दिया बुरी तरीके से। एक्चुअली जो यूएसए की पॉलिसी थी, जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे ना, वो यूएसए की पॉलिसी थी। यूएसए हमेशा से मिडिल ईस्ट को लेकर के बहुत अग्रेसिव रहा है क्योंकि मिडिल ईस्ट में बहुत पैसा है ना, इसलिए वहाँ पर इतना अग्रेसिव रहा है। लेकिन यूएसए की इसी पॉलिसी की ऐसी भद्दपिटी है जो बिडेन ने कि एकदम आप कह लो कि मिडिल ईस्ट के ऊपर जो यूएसए का स्ट्रांग होल्ड हुआ करता था वो पूरी तरीके से गायब हो गया है। कैसे गायब हुआ उसको इस वीडियो के अंदर में हम समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो, सबसे पहले ना आप किसी भी इजराइल के पर्सन से बात करोगे तो वो आपको एक वर्ड बोलेगा, कंसेप्शिया। कंसेप्शिया बेसिकली क्या वर्ड है मैं आपको समझाता हूँ और बाद में फिर इसको कनेक्ट करता हूँ यूएसए के साथ में, आपको समझ में आ जाएगा। एक्चुअली कंसेप्शिया वर्ड हुआ क्या था कि 1973 के अंदर में इजिप्ट ने अटैक कर दिया था इजराइल के ऊपर अचानक से। अब ये अचानक से जो अटैक हुआ था इजराइल के ऊपर, इजराइल को पता भी नहीं लगा था कि इतना बड़ा इजिप्ट अटैक प्लान कर रहा है। ना इजरायली सिक्योरिटी एजेंसीज को पता थी, ना यूएस की सिक्योरिटी एजेंसीज को ये बात पता चली, और अचानक से एक सेक्रेट डे के दिन बहुत बड़ा अटैक कर देता है इजिप्ट। ठीक है, ये सारी वॉर वगैरह हुई, इसको यौम किपर वॉर कहते हैं, ये सब हुआ। लेकिन उसके बाद इजराइल ने क्या किया कि अपने यहाँ पर एक इंक्वायरी कमीशन बैठाया और इंक्वायरी कमीशन बैठा करके बोला कि आप पता करो कि गलती हुई कहाँ पर है हमसे। तो वो इंक्वायरी कमीशन ने जब ये पता किया, जब उसमें इंक्वायरी करी तो उनको पता चला कि इनसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई थी और ये सारी गलतियां ना कंसेप्चुअल गलतियां थी। और ये कंसेप्चुअल गलतियों को ही उन्होंने टर्म दिया कंसेप्शिया, कि इजरायली सिक्योरिटी एजेंसीज को कंसेप्चुअली, मतलब बेसिक है ना ये तो, कि अगली कंट्री जो जिससे आपकी दुश्मनी है वो क्या सोच रही है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे इंडिया की सिक्योरिटी एजेंसीज को पता है ना कि पाकिस्तान क्या सोच रहा है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है, बलूचिस्तान में क्या चल रहा है, सिंध में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें ये बेसिक है कि आपको पता होना चाहिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी ही नहीं थी जिसको उन्होंने टर्म दिया कंसेप्शिया। अब यही कंसेप्शिया वर्ड जो है ये आज के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल अगर आप इसको अप्लाई करो तो बिल्कुल अप्लाई हो रहा है। जहाँ पर एक तरफ इजराइल और यूएसए को ये लग रहा था कि जो हमास है वो हमास सिर्फ गाजा के लिए कंसर्न्ड है और वो चाहता है कि उसकी जो ग्रिप है वो गाजा के ऊपर काफ़ी स्ट्रांग हो जाए। तो इसलिए बार बार यूएसए इजराइल को भी समझा रहा था और इजराइल के लोग भी ऐसा मान रहे थे, मतलब इजराइल की गवर्नमेंट भी ऐसा मान रही थी कि हमास जो है वो कभी अग्रेसर का काम नहीं करेगा, वो वायलेंस नहीं करेगा इजराइल के ऊपर, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है, वो सिर्फ गाजा के ऊपर अपना स्ट्रांग होल्ड बनाना चाह रहा है। तो हम आराम से अपनी कंट्री में जीते हैं, उसको गाजा में जो करना है हमास को लेट इट डू, करने दो उनको। लेकिन एकदम ये पूरी पॉलिसी बैकफायर कर गई। एकदम सरप्राइजली अचानक से 7 अक्टूबर के दिन हमास ने बहुत बड़ा अटैक कर दिया और वो अटैक जो किया उसमें 1500 से भी ज़्यादा इजरायली सिटीजन्स की डेथ हो गई। अब यहाँ से पूरा इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया इजरायली सिक्योरिटी एजेंसीज को कि यार इतना बड़ा अटैक हमास ने कर दिया, ये सब जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये कोई अटैक करते तो उसकी प्लानिंग भी तो करते होंगे, आपको पता भी नहीं लग पाया, आपको हवा नहीं थी और अचानक से अटैक हो गया, कर क्या रहे थे आप लोग। ठीक है, और ये चीज़ यूएस के लिए भी अप्लाई होती है, इजराइल के लिए भी अप्लाई होती है, और इन दोनों कंट्रीज़ की जो सिक्योरिटी एजेंसीज थी उनको इस बेसिस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया और कहा गया ये आपका कंसेप्शिया था, आपका कंसेप्चुअल फॉल्ट था, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी ही नहीं थी कि हमास करने क्या वाला है। ठीक उसी तरीके से अब आते हैं यूएसए के ऊपर। अब जो ये 7 अक्टूबर के अटैक हुए थे, ठीक उसके पहले कुछ दिनों पहले, एक हफ्ते पहले कह लो, जेक सुलेमान जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जो बिडेन के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदे कहा था कि जो मिडिल ईस्ट है ना वो अब पिछले 2 डिकेड में सबसे ज़्यादा शांत है। और ये बात उन्होंने कही थी 29 सितंबर को, और ठीक इसके एक हफ्ते बाद 7 अक्टूबर को हमास ने कांड काट दिया।
यहां से आप समझ सकते हो कि किस तरीके से यूएस की एजेंसीज जो हैं वो पूरी तरीके से फेल रही इसको समझ पाने में कि एक्चुअल में मिडिल ईस्ट के अंदर में चल क्या रहा है, या हमास प्लान क्या कर रहा है, या ईरान प्लान क्या कर रहा है। इनको पता ही नहीं था, आइडिया ही नहीं था, और इसीलिए इसको बोला जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर था, और ये एक तरीके से उनकी जो पॉलिसी थी मिडिल ईस्ट को लेकर के पूरी तरीके से फेल हो गई। अब अगर आप देखोगे यूएसए की पॉलिसी को मिडिल ईस्ट के अंदर में, तो यूएसए की पॉलिसी 3 चीज पर आधारित है। एक तो यूएसए चाहता है कि अरब इजरायली नॉर्मलाइजेशन हो जाए, मतलब अरब कंट्रीज और इजराइल मिल करके एक डील साइन कर लें जहां पर ये कंट्रीज जो है वो इजराइल को मानने लग जाएं, और इनके नॉर्मलाइजेशन की वजह से मिडिल ईस्ट में थोड़ी सी शांति हो जाएगी। दूसरा ये चाहते हैं कि इनकी डिप्लोमेटिक टाइज हो जाएं ईरान से, और तीसरा ये चाहते हैं कि ईरान से जो डिप्लोमेटिक टाइज हो उसमें हम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए काम करें पूरे मिडिल ईस्ट की। ठीक है, अब यहां पर आप देखो जो इनकी पूरी पॉलिसी है ये अपने आप में ही फ्लॉड है। यहां पर ये ध्यान क्या दे रहे हैं, सबसे पहले इनका ध्यान है पूरा इजराइल और अरब को लेकर के। यहां पर इन्होंने बहुत बड़ी इग्नोरेंस रखी है। आप देखो, अगर आप पूरी मिडिल ईस्ट को देखो तो मिडिल ईस्ट की किन कंट्रीज में प्रॉब्लम है आप उसको समझना। सीरिया में जबरदस्त सिविल वॉर चल रहा है, सिविल वॉर इतना भयंकर है, यहां पर आईसिस पूरा एक्टिव है, अलकायदा पूरा एक्टिव है, रशिया का इंटरफेरेंस है सीरिया के अंदर में, वहां पर सिविल वॉर चल रहा है। सीरिया की कहीं नामो निशान नहीं है इनकी पॉलिसी के अंदर में मिडिल ईस्ट वाली। दूसरा, इराक में जबरदस्त सिविल वॉर है, इराक में जबरदस्त टेररिस्ट क्राइसिस है पूरा, लोग वहां पर बड़ी मात्रा में मर रहे हैं, रोज मरते हैं, रिपोर्ट तक नहीं होती है। आईसिस यहां पर भी कहर ढाए हुए है, लेकिन इराक का कहीं नामो निशान नहीं है इनकी मिडिल ईस्ट की पॉलिसी में। अगेन देन कम्स इजिप्ट। अब इजिप्ट में आपको पता नहीं होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन इजिप्ट के अंदर में जबरदस्त डेट क्राइसिस चल रहा है, और आईएमएफ से लोन लेने के मामले में सेकंड नंबर पर आता है पूरी इजिप्ट की कंट्री। और यहां तक कि इनके पास इतना बुरा हालत है, इन्फ्लेशन का रेट इतना हाई जा चुका है कि इनके पास आईएमएफ को पैसा चुकाने के भी पैसे नहीं बचे हैं इजिप्ट के पास, और बहुत जल्दी हो सकता है कि इजिप्ट डिफॉल्ट कर जाए पूरा लोन। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं लेबनान की। लेबनान में जबरदस्त इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, लोगों के पास खाने को पैसे तक नहीं है, इतना बुरा हाल है लेबनान का। लेबनान का नाम नहीं है इनकी मिडिल ईस्ट की पॉलिसी में, इजिप्ट का नाम नहीं है, जबकि इजिप्ट जो है वो पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पर पॉपुलेशन रहती है, उसका इनके पूरी मिडिल ईस्ट की पॉलिसी में कहीं नाम नहीं है। अब आप सोचिए कि इजिप्ट, सीरिया, इराक, लेबनान, ये तो कुछ एग्जाम्पल्स दिए मैंने। ऑलरेडी आप देखोगे कि हर कंट्री में प्रॉब्लम है। यहाँ पर आपको नीचे यमन दिख रहा है, यमन जो है वो पूरे 2 हिस्सों में बढ़ चुका है। एक तरफ का जो हिस्सा है वो पूरा हूदी रिबेल्स ने उसको कब्जा कर लिया, और एक तरफ में गवर्नमेंट है, यहाँ पर इनसे कुछ भी नहीं हो पा रहा है यूएसए से। तो इन सारी कंट्रीज में इतना डिस्टर्बेंस चल रही है मिडिल ईस्ट के अंदर में, तो आप चाहते हो कि मिडिल ईस्ट में शांति हो जाए। शांति कैसे होगी, जब सारी कंट्रीज शांत होंगी। लेकिन आप काम किसके साथ कर रहे हो, आप काम कर रहे हो सऊदी अरेबिया के साथ। अरे भाई, सऊदी अरेबिया तो ऑलरेडी वेल ऑफ कंट्री है, अच्छा पैसा कमा रही है, खा रही है, उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सऊदी अरेबिया के साथ तो तुक ही नहीं बनता काम करने का। ठीक, आप काम किसके साथ करना चाह रहे हो, ईरान के साथ। ईरान डायरेक्टली किसी वॉर में इन्वॉल्व है नहीं, ईरान अपनी प्रॉक्सी से वॉर लड़ रहा है, वो कभी मानेगा क्या कि ये प्रॉक्सी सब मैंने खड़ी की है। जाहिर सी बात है। आप बहरीन के साथ काम कर रहे हो, आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ काम करो, ये सारी वेल ऑफ कंट्रीज हैं, अच्छा पैसा है इनके पास, कोई डिस्टर्बेंस है नहीं इनकी कंट्री में। तो यहाँ इन कंट्रीज के साथ काम करके थोड़ी नॉर्मलाइज हो जाएगा पूरा मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट तो नॉर्मलाइज तब होगा ना जब आप इराक के साथ काम करोगे, सीरिया में जाकर के काम करोगे, इजिप्ट में काम करोगे। वहां आपने कुछ नहीं किया, पहली चीज। आप यहां तक कि अगर पूरी यहाँ यूएसए की पॉलिसी देखो तो यूएसए ने एक एम्बेसडर तक नहीं भेजा इजिप्ट के अंदर में कि जाओ वहां पर माहौल क्या है उसको समझो, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी उसके ऊपर काम करो इजिप्ट की गवर्नमेंट के साथ मिल करके। एक एम्बेसडर तक नहीं किया। ऊपर से अमेरिकन डिप्लोमेट से एक न्यूज़ पर्सन ने पूछा कि आपकी सीरिया को लेकर के क्या पॉलिसी है, तो उस न्यूज़ पर्सन ने मुस्कुरा दिया और उसमें कहा कि मिडिल ईस्ट को, मेरा काम सिर्फ इतना है कि मिडिल ईस्ट को जो बाइडेन के टेबल से हटा करके रखना है। अब जो बाइडेन का जब ऐसा एटीट्यूड आएगा सामने पूरी मिडिल ईस्ट को लेकर के, तो फेल ही होंगे ना वहां पर। अब दूसरी तरफ आप समझना इस चीज को, इन्होंने अपनी पॉलिसी में किस चीज को सेंटर में रखा, इन्होंने अपनी पॉलिसी में अरब और इजराइल के रिलेशन को सेंटर में रखा। अब अरब और इजराइल में डायरेक्ट प्रॉब्लम थोड़ी है। प्रॉब्लम क्या है इजराइल की, इजराइल को रिकॉग्नाइज क्यों नहीं करता है कोई, प्रॉब्लम है इजराइल और पैलेस्टीन के अंदर में। लेकिन यहां पर इनकी पूरी पॉलिसी में पैलेस्टीन का नाम ही नहीं है, और अब ये पैलेस्टीन चिल्ला रहे हैं। तो कैसे सक्सेसफुल होगी जब ये तीन जो इनका ग्राउंड है, जो पूरी मिडिल ईस्ट की पॉलिसी का, वही फ्लॉड है अपने आप में। तो यहाँ पर ये यूएसए का एक बहुत बड़ा, इसी को कहते हैं कि ये यूएसए का कंसेप्शिया है। मतलब यूएसए को कंसेप्चुअल क्लैरिटी ही नहीं है कि मिडिल ईस्ट में चल क्या रहा है और किस बेसिस पे हमें अपनी मिडिल ईस्ट की पॉलिसी को आगे बढ़ाना है, एडवांस करना है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो कोशिश करी थी अब्राहम अकॉर्ड के थ्रू,
डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कोशिश करी थी कि ये जो जितने नेशंस हैं जो ये इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, जब ये रिकॉग्नाइज करने लगेंगे तो ये नेशंस मिल करके इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में समझौता करवाएंगे, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप को लगता था। इसीलिए उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड बनाया था। तो अब्राहम अकॉर्ड का नेक्स्ट स्टेप ये होना था कि आपको इजराइल और पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट को समझ करके सुलझवाने की कोशिश करनी चाहिए थी, जो कि आपने नहीं किया। आप फिर से इजराइल और अरब के नॉर्मलाइजेशन पर लग गए। ऑलरेडी वो तो हो चुका था ना अब्राहम अकॉर्ड में 2020 के अंदर में डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया था। आप ईरान के साथ डिप्लोमेसी खेलने लग गए, जबकि आपको पता है ईरान जो है इज अ वेरी गुड पार्टनर विद रशिया। और वहीं तीसरी तरफ आप जितने भी अरब कंट्रीज के साथ काम कर रहे हो, आप किसके साथ काम कर रहे हो? आप यूएई के साथ काम कर रहे हो, आप बहरीन के साथ काम कर रहे हो, ठीक है, आप सऊदी के साथ काम करो। ये कंट्रीज जो हैं, ठीक है, ये बहुत अच्छा पैसा इनके पास, वेल ऑफ कंट्रीज हैं, बट दीज अरब स्टेट्स आर टू वीक टू प्ले अ रोल इन पूरा क्राइसिस, इन मिडिल ईस्ट की क्राइसिस में। तो ये कंट्रीज के साथ आप काम करके मिडिल ईस्ट को शांत कैसे कर पाओगे, एज आई सेड। तो ये एक बहुत बड़ा कंसेप्चुअल फेलियर है पूरे जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन का, और इस तरीके से जो बाइडेन की जो पूरी मिडिल ईस्ट की पॉलिसी है वो इसीलिए फेलियर कही जाती है। अब आप अगर अब्राहम अकॉर्ड में देखोगे तो अब्राहम अकॉर्ड में क्या हुआ, इन दोनों कंट्रीज यानी कि बहरीन और यूएई ने इजराइल के साथ मिलकर के अग्रीमेंट साइन किया, इजराइल के साथ अग्रीमेंट साइन किया अपने रिश्तों को नॉर्मलाइज करने के लिए। अमेरिका को ऐसा लग रहा था पूरे इस दौरान में कि ये बहरीन है या यूएई है या सऊदी अरेबिया है, ये सारी कंट्रीज जो हैं ये एंटी ईरान कंट्रीज हैं, इजराइल भी तो एंटी ईरान है। अगर ये सारी कंट्रीज मिल करके आ जाएं एक साथ में और ईरान को काउंटर करें, तो ये अपना एक बेसिकली चाह रहे थे कि अरब नेटो बन जाए, जहां पर ये सारी कंट्रीज खुद ही निपट लें ईरान से। तो वहां पर यूएसए को कभी इंगेज ही नहीं होना पड़ेगा, और यूएसए का स्ट्रांग होल्ड भी रहेगा क्योंकि वो पूरी डील ब्रोकर करवाया है इजराइल के थ्रू, अपना पूरा चेक रखेगा मिडिल ईस्ट के ऊपर में, और ईरान को भी काउंटर कर पाएगा बिना खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व हुए। बहुत बड़ा फैंटेसी सपना देख रहे थे वो लोग। अब यहां पर आप देखो, एक तरफ आप चाह रहे हो कि ईरान से आपकी डिप्लोमेटिक टाइज हो जाए, ठीक, और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो जाए, और दूसरी तरफ आप एक पूरा अरब नेटो बना रहे हो, जहां पर ये अरब नेटो को आप बना इसलिए रहे हो कि ये ईरान को काउंटर करे। हाउ इज दिस पॉसिबल, हाउ इज दिस पॉसिबल, ठीक है, कि आपके रिलेशंस ईरान से अच्छे रहें और ऊपर आपके बदौलत यहां पर ये सारी कंट्रीज मिलकर के ईरान से लड़ाई करें? ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। अब जब ये इतना बड़ा सपना अरब नेटो का देख रहे थे अब्राहम अकॉर्ड साइन करने के बाद, तो उसी के एक हफ्ते बाद क्या हुआ कि यूएई के एक फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर अपनी मीडिया पर आकर के उन्होंने बोला कि ये जो हमने डील साइन किया है ना, मतलब अब्राहम अकॉर्ड में जो अग्रीमेंट हमने साइन किया है ना इजराइल के साथ में, ये अग्रीमेंट इजराइल के साथ में हमारे अपने इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी कंट्री के खिलाफ खड़े हो रहे हैं या किसी पार्टी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। बेसिकली वो ईरान को रिकॉग्नाइज कर रहे थे, ईरान को बोल रहे थे, उनका नाम नहीं लिया ईरान का, लेकिन उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है कि हम ईरान के खिलाफ खड़े हो रहे हैं या ईरान के खिलाफ एक ग्रुपिज्म कर रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर में। हमारा सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने का काम है इस अग्रीमेंट के थ्रू। हम नहीं चाहते कि ईरान के साथ हम किसी भी तरीके की लड़ाई में पड़े। अगेन यहाँ पर यूएसए ने जो सोचा था, जो फैंटेसी सपना उन्होंने देख रखा था कि एक अरब नेटो बनेगा और हम हट जाएंगे अरब कंट्रीज से, और उसके बाद ये कंट्रीज आपस में खुद ही एक अच्छा इंटीग्रेशन बना करके ईरान को काउंटर करेंगी, वो बिल्कुल पूरी तरीके से अगेन फेल हो गया। अब आप समझना ये चीज़ कि इनके पास ऑप्शंस क्या है अरब कंट्रीज के पास। देखो, एक तरफ यहाँ पर इजराइल है, और इजराइल के साथ साथ कौन है, यूएसए है, ठीक। दूसरी तरफ है यहाँ पर ईरान, ठीक, बड़ी कंट्रीज का मैं नाम ले रहा हूँ, यहाँ पर ईरान है, ठीक, और बीच में ये सारी न्यूट्रल कंट्रीज है। सऊदी अरेबिया हो गया, है तो ये एंटी ईरान, बट ये डायरेक्टली कभी इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। यूएई हो गया, इसके अलावा कतर हो गया, कतर के अलावा कौन सी कंट्रीज है, बहरीन हो गई, जितनी भी छोटी छोटी कंट्रीज आप सबको उठा लो, ठीक है, ओमान को ले लो, जितनी भी छोटी छोटी कंट्रीज हैं। अब ये सारी कंट्रीज के पास ऑप्शन क्या है? एक ऑप्शन ये है कि ये यूएसए के साथ आ जाएं इसमें पूरी तरीके से, तो यहाँ पर इनका ईरान से पूरा एंटी हो जाएगा, ठीक। एक तो ये ऑप्शन है कि जो अब्राहम अकॉर्ड के थ्रू ये लोग करना चाह रहे थे कि आप आ जाओ हमारे उसमें, आप अपना पूरा इंटीग्रेशन कर लो, नॉर्मलाइजेशन कर दो, इजराइल को रिकॉग्नाइज करो, ताकि ये एंटी, तो यहाँ पर पूरा ईरान से एंटी हो जाएगी। एक ऑप्शन इनके पास क्या है कि ये न्यूट्रल ही रहें, तो इनका ना ईरान से कोई प्रॉब्लम होगी, ना ईरान की प्रॉक्सीज इनके ऊपर अटैक करेंगी, ना इनको इधर से कोई प्रॉब्लम है, इनसे तो अच्छे रिलेशन है ही। तो अरब कंट्रीज में मोस्टली कंट्रीज आप देखोगे उनका स्टैंड बिल्कुल न्यूट्रल है इसको लेकर के। अगर वो इजराइल के साथ में नॉर्मलाइजेशन कर भी लेती हैं तब भी वो एंटी ईरान कभी नहीं होंगी, बिकॉज उससे उनका ही नुकसान है, क्योंकि ये सारी बिजनेस कंट्रीज हैं, इनका पूरा घर चल रहा है बिजनेस के बेसिस पर, ये ऑयल के बेसिस पर, गैस के बेसिस पर अपना पूरा घर चला रही हैं। ये उसको क्यों हैम्पर होने देंगी? जैसे ही ईरान पर अटैक होगा, आपको पता है 2019 में क्या हुआ था, 2019 में सऊदी अरेबिया पर अटैक हो गया था, सऊदी अरेबिया के ऑयल फील्ड पर, और वहां पर ऑलमोस्ट 40% जो ऑयल था सऊदी अरेबिया का वो नुकसान हो गया था, 40% प्रोसेस्ड ऑयल।
तो ये इतना बड़ा जो नुकसान सऊदी अरेबिया ने झेला था वो छोड़ी चाहेगा कि फिर से ईरान मेरे ऑयल फील्ड पर आकर के अटैक कर दे। इसी तरीके का एक अटैक जो है 2017 के अंदर भी हुआ था कतर में, जहां पर उनके गैस फील्ड पर अटैक हो गया था, जहां पे उनको बहुत नुकसान हुआ था। और कतर देखता रह गया कि कब आएगा यूएसए और हमें सपोर्ट करेगा। और यूएसए अपना B29 जो बॉम्बर प्लेन है उसको पूरी दुनिया में घुमा रहा है, लेकिन कतर में नहीं जा रहा है उसकी हेल्प करने। तो इस तरीके से जो उनकी इग्नोरेंस है ना जो बिडेन की, और जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है पूरे मिडिल ईस्ट की पॉलिसी को लेकर के, वो इतनी फ्लॉड है, इसीलिए उनका बहुत बड़ा फेलियर देखा जा रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर में। ठीक है, ये तो हमने 2 फेलियर्स की बात कर ली जो जहां पर जो बिडेन मिजरेबली फेल हुए। अब तीसरा फेलियर आप देखोगे, उन्होंने 2022 में कोशिश क्या करी, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन करवाया इजराइल और लेबनान के बीच में। अब लेबनान क्यों इंपॉर्टेंट है यहां पर समझना, एक तो आप समझना लेबनान के में इकोनॉमिक क्राइसिस तो क्या है, लेकिन वहां पर हिजबुल्लाह बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और हिजबुल्लाह हमेशा परेशान करता रहता है, यूएसए को भी परेशान करता है, इजराइल को भी परेशान करता है। पूरा ग्रुप टेररिस्ट ग्रुप है जो ईरान ने खड़ा करा हुआ है लेबनान के अंदर में। तो इजराइल और लेबनान के बीच में इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन कराया, और इस एग्रीमेंट के थ्रू ये अपने मैरीटाइम बॉर्डर्स को डिमार्केट करने की बात हुई थी कि अपने अपने मैरीटाइम बॉर्डर्स आप डिमार्केट कर लो। और ऐसा इसलिए इन्होंने कराया क्योंकि बॉर्डर्स को लेकर के झगड़ा चल रहा था इजराइल और लेबनान में, तो इन्होंने डिमार्केट करवा दिया ताकि, क्योंकि इनको पता था कि अभी कुछ दिनों पहले ही वहां पर इजराइल को बड़ी मात्रा में गैस फील्ड्स, ऑयल एंड गैस फील्ड्स मिले हैं। तो इनको ऐसा लग रहा था कि वहीं पर एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर लेबनान को भी अपना गैस फील्ड मिल जाएगा, और अगर ये गैस फील्ड मिल जाएगा तो इन दोनों कंट्रीज़ के आपस में इकोनॉमिक टाइज अच्छे हो जाएंगे। लेकिन हुआ ठीक उसका उल्टा, और ये भी पूरा तरीके से फेल हो गया। बताया ये गया कि वहाँ पर जब एक्सट्रैक्शन किया गया, अक्टूबर 13 को रिपोर्ट आई कि जो एक्सट्रैक्शन किया गया वहाँ पर कुछ ब्लॉक 9 में वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला, ना ऑयल मिला ना गैस मिला। और हिजबुल्लाह उसमें आतंक मचाए हुए है लेबनान के ऊपर, जो अटैक कर रहा है इसराइल के ऊपर पूरा हिजबुल्लाह। तो इनके पास एक ऑप्शन ये था कि अगर ये अग्रीमेंट सक्सेसफुल हो जाता है और यहाँ पर ऑयल और गैस मिल जाता है लेबनान को भी, तो इनके इकोनॉमिक टाइज एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, इनको पैसा मिलने लगेगा, तो फिर ये मिल करके इसराइल के साथ काम करने लगेंगे, इजरायली कंपनी जा करके वहाँ पर ऑयल एक्सट्रैक्शन करने लग जाएंगी। ऐसा इनको लगा था, लेकिन वहाँ पर कुछ मिला ही नहीं, और हिजबुल्लाह अपना आतंक जो है वो कंटिन्यू किया हुआ है, वो कर ही रहा है वहाँ पर जो कर रहा है। तो इस तरीके से ये भी एक तरीके से ब्रूटल फेलियर आप मानो कि जो बिडेन की पॉलिसी का, ये तो खैर किस्मत से उनका फेलियर हो गया, लेकिन उनके एक्ट भी कोई सक्सेसफुल होने वाले नहीं थे मिडिल ईस्ट के अंदर में। तो आई होप आपको ये पूरा मामला और मिडिल ईस्ट की जो बिडेन की फेल्ड पॉलिसी है उसके बारे में समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।